हेलो ज्योग्राफी लवर्स, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज अपन लोग देखेंगे ज्योग्राफी यूनिट 8 ज्योग्राफी थॉट्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे अपन लोग देखने वाले हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों को 50+ क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक कर दीजिएगा। और ये क्वेश्चंस आप लोगों को हेल्पफुल रहेंगे यूजीसी नेट में, सेट में, असिस्टेंट प्रोफेसर, एएमआरएस, टीजीटी, पीजीटी, कोई भी एग्जाम जो आपका ज्योग्राफी से संबंधित हो उन सभी में आपको ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो कोई भी इसमें बाउंडेशंस नहीं है कि सिर्फ नेट वाले स्टूडेंट ही देखेंगे या सेट वाले स्टूडेंट्स ही देखेंगे। जो भी ज्योग्राफी लवर्स है, ज्योग्राफी जिनको पढ़ना है वो यहाँ पे आ सकता है, इन क्वेश्चंस को पढ़ सकता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। स्टुडर्ट ने डार्विन के कार्य से 4 प्रमुख विषय सुझाए जिन्होंने समकालीन भौगोलिक चिंतन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इनमें से कौन सा प्रमुख विषय समकालीन संकल्पनाओं को दोनों वैज्ञानिक नियतिवाद तथा संभववाद की तरफ में अग्रसर करता है? समय के साथ परिवर्तन का विचार, संगठन एवं पारिस्थितिकी का विचार, चयन एवं संघर्ष का विचार, प्रकृति में परिवर्तनों की यादृच्छिकता लक्षण। Stoddart suggested 4 main themes from Darwin work which played significant contribution to the contemporary geographical thought. Which of these main themes lead toward both scientific determinism and possibilism? Contemporary geographical concept, the idea of change through time, the idea of organization and ecology, the idea of selection and struggle, द रेंडमनेस करेक्टर ऑफ वेरिएशन इन नेचर। तो यहाँ पे ये पूछना चाह रहा है कि स्टुडर्ट ने डार्विन के 4 कार्य सुझाए थे। जो ये 4 कार्य आप लोगों को ये दिए गए हैं, इनमें से एक कार्य ऐसा था जिसमें 2 चीजों को स्पष्ट किया जा रहा था। एक तो संभव बात किया जा रहा था, एक तो संभव बात को किया जा रहा था, दूसरा यहाँ पे नियति बात को भी बताया जा रहा था। तो इनके जो स्टुडर्ट के 4 कौन से कार्य थे जिसमें एक को ये सुझाया गया है? तो बताइए, यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए अगर आप लोगों को आता है। यहाँ पे देखिए, जो इन दोनों को जो सुझा रहा है, नियतिवाद को और संभववाद को, तो वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे चयन एवं संघर्ष के विचार हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? चयन एवं संघर्ष के विचार हो जाएंगे। इसमें आप लोग नियतिवाद और संभववाद की तरफ में ये अग्रसर कर रहा है, अगर आप लोगों ने इसको पढ़ा हो। जो डार्विन थे, इन्होंने जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत था उसमें एक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक कौन सी थी? ऑन द नेचर ऑफ स्पीसीज। ठीक है, ये इनकी एक पुस्तक थी जिसमें इन्होंने ये वाला चयन का सिद्धांत है इसको दिया था। और इसमें इन्होंने बताया था कि जो प्रजातियों का विकास होता है उसको आकार देने में प्रतिस्पर्धा होती है, अनुकूलन होता है, अडेप्टेशन होता है। इस पर मेन जोर दिया जाता है। ठीक है, किस पर? अडेप्टेशन पर, अनुकूलन पर, अनुकूलन पर, और प्रतिस्पर्धा होती है एक दूसरे के बीच में, इन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। वो क्या करते हैं, जो उनका पर्यावरण होता है उसके लिए उपयुक्त जीव और जीवित रहने के लिए प्रजनन करने की संभावना उनमें ज्यादा होती है। ये भी एक चयन और संघर्ष के बीच में ही आया था, जिससे ये क्या करती हैं, यहाँ पे जो उनकी आने वाली पीढ़ियां होती हैं, भावी पीढ़ियां होती हैं, उन तक अपने विचारों को पहुंचाती हैं, आगे की ओर में ये अग्रसर करती हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चयन और संघर्ष होता है, ये विचार मानव समाज में भी और उनके पर्यावरण के साथ उनकी बातचीत पर भी लागू किया जा सकता है कि आप लोग को जो पसंद होगा वो आप करते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। तो ये आप जीव जंतुओं पर भी लागू होता है, तो ये मानव समाज पर भी लागू होता है। तो इसमें आप लोग नियतिवाद और संभववाद दोनों ही हो जाएंगे। सी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे। सूची 1 के साथ में सूची 2 को मिलाना है। व्यवहारवाद, मानवतावाद, संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद, ये इनके केंद्र बिंदु दिए गए हैं। निर्णय की मूल धारणा को स्वीकार करता है। संज्ञानात्मक पर्यावरण मानव की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया निर्धारित करता है। लोग तथा उनकी दशा को सामाजिक तथा भौगोलिक जांच में खुलापन लेके आता है।
मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड अप्रोच यहाँ पर दिए गए हैं। बिहेवियरलिज्म, ह्यूमनिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट मॉडर्निज्म। यहाँ पे ये दिया गया है एक्सेप्ट द बेसिक नोशन of determination. Cognitive environment determines the decision making process of men, people and their conditions. Openness in social and geographical inquiries. तो यहाँ पे आप लोग क्या सही करेंगे, इनको मैच करना है। एक मिनट, इसको और छोटा करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इसमें बहुत ज्यादा बड़े बड़े थे। चलिए इतना छोटा ठीक है। आपको अगर बड़ा करना हो तो आपके यूट्यूब में सिस्टम होता है, आप आराम से उसको बड़ा कर सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे आप इनको लगा लीजिए। व्यवहारवाद में आप लोग क्या पढ़ते हैं, बताइए क्या आप व्यवहारवाद में क्या देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो व्यवहारवाद होता है उसमें संज्ञानात्मक पर्यावरण मानव की निर्णय निर्धारण प्रक्रिया निर्धारित करता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, व्यवहारवाद हो जाएगा। यहाँ पे इसको सेकंड लिखेंगे, एका सेकंड। तो अगर देखा जाए तो ये तो हो गया एक से ही, लेकिन और भी देख लीजिए। मानवतावाद, ह्यूमनिज्म, इसमें आप लोग किसको देखेंगे, यहाँ पे लोग और उनकी दशा को देखा जाता है। संरचनावाद, स्ट्रक्चरलिज्म में आप क्या देखेंगे, तो जो स्ट्रक्चरलिज्म होता है निर्णय की मूल धारणा को स्वीकार करता है, ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। और उत्तर आधुनिकतावाद, पोस्ट मॉडर्निज्म, इसमें आप लोग देखोगे सामाजिक तथा भौगोलिक जांच में खुलापन आ जाएगा, यहाँ पे ओपन माइंडेड, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे इनके नाम याद रख लीजिए आप लोग, व्यवहारवाद से कौन संबंधित है, इनके लिए एक पेज ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, व्यवहारवाद में आप लोग कुछ नाम याद रखिएगा जो आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें आप लोग नाम रखेंगे विलियम किर्क का, गॉलिस का, कॉक्स का, गोल्ड का। ये नाम आप लोगों से पूछने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पे बताए जा रहे हैं, ठीक है। और गुडी का। ये आप लोग किसमें याद रखेंगे, व्यवहारवाद में। और इसके बाद में ये आता है आपका मानववाद, मानववाद में नाम याद रखेंगे, ये जो देखिए मानववाद है, ब्लॉन्स का नाम इसमें आप लोग याद रखेंगे, तुआन का नाम याद रखेंगे। तुआन ने क्या किया था, जो मानववाद है, ह्यूमनिज्म शब्दावली है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। इसके बाद में जो मानववाद है इसको बढ़ाया था, वो ब्लॉन्स के द्वारा बढ़ाया गया था। तो इन दोनों को ही आप लोग मेन नाम रखेंगे इनका, ठीक है। ये दोनों का नाम याद रखेंगे मानववाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूगोल की प्रथम औपचारिक पुस्तक थी ज्योग्राफी का गाइड टू ज्योग्राफी, चेस पीरियड्स, या फिर कॉस्मोस। वॉज द फर्स्ट फॉर्मल बुक ऑन ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का गाइड टू ज्योग्राफी, पीरियड्स, जेस, कॉस्मोस। कौन सी हो जाएगी पहली पुस्तक, तो यहाँ पे जो औपचारिक पुस्तक मानी जाती है वो कॉस्मोस मानी जाती है। ये किसके द्वारा लिखी गई थी, हमबोल्ट के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। डी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। भौगोलिक विचारधारा में डार्विन के प्रभाव के बारे में कौन से कथन सही हैं, पूछा गया है, ठीक है। डेविस के अपवर्तन चक्र की विचारधारा प्रजातियों की उत्पत्ति जिसमें समयानुसार प्रजातियों में बदलाव आता है के केंद्रीय विचार से प्रभावित थी। सिड्डल ने मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन में शारीरिक क्रिया विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया था। डेविस के भूआकृति विज्ञान में स्थलाकृतियों के विकास में आयु क्रम के जीव विज्ञान की अनुरूपता को अपनाया गया है। फ्लूअर ने प्राकृतिक चयन और पर्यावरणीय प्रभावों के विषयों को केंद्र में रखा है।
Which of the following statement are correct about the impact of Darwin on geographical thought? Division concept of cycle of erosion was inspired by central idea in the origin of species regarding change in species through time. Siddle stressed the need of physiological study of assess environmental effect on man. The division geomorphology adopted the biological analogy of aging the development of landforms. Fleur had focused on the theme of nature selection and environmental influence. तो यहाँ पे आप लोग कौन सा ऑप्शन सही करेंगे ये बताना है। ऑप्शन आप लोगों को सी और डी दिए गए हैं, ए और बी, ए और सी और डी और बी सही। कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि डेविस के अपवर्तन चक्र की विचारधारा है जो कि प्रजातियों की उत्पत्ति जिसमें समय के अनुसार प्रजातियों में बदलाव आता है, ये केंद्रीय विचारधारा से प्रभावित थी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, उन्होंने इसको ऐड किया हुआ है अपने सिद्धांतों में, तो एक को आप लोग करेक्ट मान लेंगे। सिड्डल ने मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव के आकलन, शारीरिक क्रिया विज्ञान के अध्ययन पर बल दिया है। तो ये बात कहीं तक ठीक नहीं है, इसको आप लोग क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। ठीक है, ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन जो आपका बी है वो हट जाएगा, बी हटेगा तो ये गया और ये गया, इसमें ए नहीं है तो ये भी गया। अब बचा आप लोगों का एक ही, ए और सी। डेविस के भूआकृति विज्ञान में स्थलाकृतियों के विकास के आयु क्रम के जीव विज्ञान की अनुरूपता को अपनाया गया है, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। फ्लूअर ने प्राकृतिक चयन और पर्यावरणीय प्रभावों को विषय के केंद्र में रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो आप लोगों का ए और सी सही हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सही है, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारीवाद से संबंधित कथनों का अध्ययन करें और सही कथनों की पहचान करें। नारीवाद भूगोलवेत्ता दैनिक जीवन के सभी पहलुओं के बीच के अंतर संबंधों को अनुरेखित करते हैं। नारीवाद भूगोलवेत्ता विश्लेषण की मात्रात्मक पद्धति पर अधिक बल देते हैं। नारीवादी भूगोलवेत्ता विश्लेषण की गुणात्मक पद्धति पर अधिक बल देते हैं। प्रेड ने नारीवाद भूगोल के केंद्र में विकास में तीन अवस्थाओं की पहचान की थी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू द फेमिनिज्म and identify the correct statement. Feminist geographer trace the interconnection between all aspects of daily life. Feminist geographer emphasize the use of the quantitative modes of analysis. Feminist geographer emphasize the use of the qualitative modes of analysis. Prade identify three phase in the development of focus in feminist geographies. कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर आप लोगों को करना है। तो यहाँ पे देखिए जो नारीवादी हैं ये किस पर बल देते हैं, ये महिलाओं के अधिकार के लिए बल देते हैं, उनमें समानता के लिए, समाज में उनकी भूमिका को बढ़ावा देने के लिए, जो समाज है उसमें उनकी स्थिति, शक्ति और संबंधों में समानता की प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए यहाँ पे जोर देते हैं। तो जो ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा फेमिनिज्म का, नारीवादी का, तो जो नारीवादी भूगोलवेत्ता होते हैं दैनिक जीवन के सभी पहलुओं के बीच अंतर संबंधों को अनुरेखित करते हैं, बिल्कुल करते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा। नारीवादी भूगोलवेत्ता विश्लेषण की मात्रात्मक पद्धति पर बल देते हैं, ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। नारीवादी भूगोलवेत्ता विश्लेषण की गुणात्मक पद्धति पर बल देते हैं, बिल्कुल ये गुणात्मक पद्धति पर ही बल देते हैं, मात्रात्मक पर नहीं देते हैं। तो सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। प्रेड ने नारीवादी भूगोल के केंद्र के विकास में तीन अवस्थाओं की पहचान की थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ए और सी सही है, तो ये आपका ऑप्शन जो होगा वो डी सही हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। किसने सतह दी थी कि क्योंकि मानव का वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है तो मानव के अध्ययन को भूगोल की सीमा से बाहर रखा जाए। किसके द्वारा कहा गया था, ये रिस्टोपेन के द्वारा, डिकिंसन के द्वारा, रिटर के द्वारा, या फिर ये जर्लिन के द्वारा कहा गया था। suggested the since men could not be put the scientific analysis, the study of men should be taken outside the
परव्यू ऑफ ज्योग्राफी, लिस्थोपेन, डिकिंसन, लिटर या फिर जर्लिन, किसके द्वारा कहा गया था ये? तो ये देखिए, ये जो बात है वो कही गई थी किसके द्वारा? जर्लिन महोदय के द्वारा कही गई थी। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्न भौगोलिक प्रकाशकों के कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। अल्टरनेटिव ज्योग्राफीज, मैपिंग डिजायर्स, जर्नलिन, जनरल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमंस, कॉस्मोस, कौन सी किताब कब लिखी गई थी ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। तो चलिए, इनकी डेट अगर आप लोग देखें तो जो अल्टरनेटिव ज्योग्राफी है ये कब लिखी गई थी? ये 2000 में लिखी गई है। कब लिखी गई है ये? 2000 में लिखी गई है। और किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इनका नाम था रेनी सॉल्ट। ठीक है, इन्हीं का ये क्या है? यात्रा वृतांत है। आगे ये जो आपकी आती है मैपिंग डिजायर्स, ये लिखी गई थी 1955 में। ये कब लिखी गई थी? 1955 में लिखी गई थी। और किस किसने लिखा था इनको? तो इनको लिखा था डेविड वॉल और गिल वैलेंटाइन। गिल वैलेंटाइन दोनों ने मिलकर के इस बुक को लिखा था। जर्नल हिस्ट्री ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमंस ये लिखी गई थी 1755 में। 1755 में ये बुक लिखी गई थी इमेनुअल कांट के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी? कांट महोदय के द्वारा। अब आती है आप लोगों की कॉस्मोस, 1845 में लिखी गई थी ये। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो अलेक्जेंडर फोन हम्बोल्ट के द्वारा ये लिखी गई थी। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए, अब आप लोग इसको मैच कर लीजिए, कौन सा कहाँ पे मैच हो रहा है। कालानुक्रम व्यवस्थित करना है। पहले सबसे पहले जो बुक आई थी वो आप लोगों की कॉस्मोस आई थी। कॉस्मोस तो एक ही ऑप्शन से आपका हो रहा है। 1955? नहीं 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 नहीं, 1755 में ये आई है ना। ठीक है, तो 1755 में आई जनरल स्टडी, तो यहाँ पे आप लोगों का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा। सी हो जाएगा जनरल स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ ह्यूमंस। इसके बाद में कॉस्मोस हो जाएगी, कॉस्मोस के बाद में मेपिंग डिजायर्स हो जाएगी, इसके बाद में अल्टरनेटिव ज्योग्राफी हो जाएगी। तो यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। सभी डेट्स को आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़िए। भूगोल में व्यक्तंक, इडियोग्राफिक बनाम नियमावेशी, नोमोथेटिक द्वैतवाद के बारे में सही कथनों की पहचान कीजिए। हम्बोल्ट और सावर ने सामान्य नियमों के निर्माण पर अधिक बल दिया था। जेम्स ने घोषणा की कि वास्तविक प्रदेश जैसी कोई वस्तु नहीं होती है। कांट, हेटनर और हर्ट्सोन ने भूगोल को नोमोथेटिक विज्ञान के रूप में माना था। कांट के अनुसार भूगोल वर्णनात्मक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इडियोग्राफिक वर्सेस नोमोथेटिक डुअलिज्म इन ज्योग्राफी। Humboldt and Saar laid stress on formulation of general laws. James declared that there is no such thing as a real region. Kant, Heitner, Hudson considered geography as a nomothetic science. For Kant, geography is descriptive. तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आप लोग सही कर रहे हैं उसका आंसर कीजिए। कौन से सही हो जाएंगे? ऑप्शन नीचे आप लोगों को दिए गए हैं, इसको आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका जो सही आंसर हो जाएगा, हम्बोल्ट और सार ने सामान्य नियमों के निर्माण पर अधिक बल दिया था, तो ये ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। जेम्स ने घोषणा की थी कि वास्तविक प्रदेश जैसी कोई भी वस्तु नहीं है। जब आप लोगों ने जेम्स को पढ़ा होगा तो उनकी ये बात भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। कांट, हेटनर और हॉर्सो ने भूगोल में नोमोथेटिक विज्ञान के रूप में माना था। इसको थोड़ा सा डाउट में रख करके आगे वाले को पढ़ते हैं। कांट के अनुसार जो भूगोल है ये क्या है? एक वर्णनात्मक विज्ञान है, तो ये भी इसका सही हो जाएगा। ए, बी और डी सही हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? ए, बी और डी सही हो जाएगा। जो ऑप्शन कहाँ पे दिया गया है? ये ऑप्शन आप लोग को दिया गया है कहाँ पे? डी में। क्योंकि जो कांट थे, हेटनर थे और हर्टसोन थे, ये कैसा मानते थे? ये इसको इडियोग्राफिक मानते थे, वस्तु परक मानते थे। ठीक है। खिचड़ी दाल। ये इसको वस्तु परक या फिर
ईडियोग्राफिक मानते थे। ये इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची एक के साथ में सूची दो को मिलाना है। विद्वान दिए गए हैं, उनकी पुस्तकें दी गई हैं, तो इनको आप लोगों को मैच करना है। कौन सी पुस्तक किस विद्वान के द्वारा दी गई है? इब्न खल्दून, पियरे द एली है, एलिसी रेकलस है, अल बेरूनी है। तो देखिए, जो इब्न खल्दून है, इनकी सबसे फेमस जो बुक है वो क्या हो जाएगी? मुकद्दिमा। सबसे फेमस बुक है इनकी। ठीक है, ये कई बार पूछी गई है, तो ए का यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, मुकद्दिमा। एलिसी रेकलस आप लोगों को पता होगा, ला टेरेन के द्वारा लिखी गई है, तो यहाँ पे आप लोग फोर्थ कर लीजिए। पियरे द एली, इनके द्वारा जो बुक लिखी गई है वो कौन सी है? इमेजिन मूडी लिखी गई है इनके द्वारा, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा। अल बेरूनी के द्वारा लिखी गई है किताब अल हिंद, ये आपका सेकंड हो जाएगा। थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, फोर्थ एंड सेकंड, डी ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस एक विचारधारा द्वारा स्पेस के कार्यात्मक संगठन के उपागम का प्रतिपादन किया गया था? ब्रिटिश विचारधारा के द्वारा, फ्रांसीसी विचारधारा के द्वारा, जर्मन विचारधारा के द्वारा, या फिर अमेरिकी विचारधारा के द्वारा? द अप्रोच ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पेस वॉज propounded बाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल ऑफ थॉट? ब्रिटिश स्कूल, फ्रेंच स्कूल, जर्मन स्कूल, या फिर अमेरिकन स्कूल? किसके द्वारा ये वाला थॉट दिया गया था, इसको आप लोगों को बताना है। तो देखिए, यहाँ पे स्पेस की यानी कि जो कार्यात्मक संगठन है, इनके उपागम की बात कर रहा है। तो ये जो ज्यादातर आए थे वो अमेरिकी विचारधारा से संबंधित है। किससे है? अमेरिकी विचारधारा के प्रतिपादन के बाद में ये आप लोगों को देखने को मिला होगा। जिसमें आप लोग जैसे पढ़ते हैं, केंद्रीय स्थान सिद्धांत है, जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी है, वॉल्टर क्रिस्टोलर के द्वारा दी गई है। इसमें भी कार्यात्मक संगठन जो दृष्टिकोण होता है उसको समझाया जाता है। और नगरीय अर्थशास्त्र कार्यात्मक क्षेत्रीय यानी कि जो अर्बन इकोनॉमिक एंड फंक्शनल जोनेशन है, अगस्त लॉस के द्वारा दी गई है। इसमें भी कार्यात्मक संगठन के उपागम को समझाया जाता है। क्षेत्रीय विश्लेषण है, रीजनल एनालिसिस है, ये भी अमेरिकी विचारधारा पर बल देती है। कई सारी विचारधाराएं दी गई हैं जिनको आप लोग पढ़ते हैं। परिवहन और संचार नेटवर्क आप लोग पढ़ते हैं। स्थानिक संवाद और जो प्रभाव विश्लेषण है, इनको पढ़ते हैं। सेवा क्षेत्र विश्लेषण है, इनको भी पढ़ते हैं। तो ये सभी क्या हो जाएंगे? अमेरिकी विचारधारा से संबंधित है। इसमें कार्यात्मक संगठन के उपागम को दिखाया जाता है। तो जो आपका फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा, अमेरिकी विचारधारा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के अग्रणी वक्ता रहे थे? सैंपल और रेडजेल दिए गए हैं, मैकिंडर एवं रिट दिए गए हैं, पीटर हैगेट, विलियम बुंगे, कैंसिकी एवं रेडजेल, हैगस्टैंड एंड चोरले। इंग्लिश में भी नाम वही है, तो इसको इतना ज्यादा पढ़ने पर जोर नहीं देना है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है मात्रात्मक क्रांति से संबंधित अग्रणी भूगोलवेत्ता की। मात्रात्मक क्रांति आए थे, इसमें कई सारे बदलाव हुए थे, जिसमें आप लोगों को सिद्धांत देखने को मिल गए। गुणात्मक दृष्टिकोण को इसको नकारा गया था, मात्रात्मक को यहाँ पर लाया गया था, जिसमें सांख्यिकीय और गणितीय भूगोल पर ज्यादा जोर दिया गया था। सांख्यिकीय, गणितीय तकनीकों पर, और जो सिद्धांत होते हैं इन पर ज्यादा जोर दिया गया था। तो ये आपकी क्या थी? मात्रात्मक क्रांति इसको कहते हैं। मॉडल्स यहाँ पे बहुत ज्यादा आप लोगों को देखने को मिले। मॉडल्स एंड थ्योरी जो आप लोग पढ़ते हैं वो भी कहाँ पर देखने को मिली? ये मात्रात्मक क्रांति के बाद में ही। तो यहाँ पे आप इनके अग्रणी वक्ता पूछ रहे हैं, तो इनका जो अग्रणी वक्ता हो जाएगा पीटर हैगेट और विलियम होंगे, ये तो मेन है ही। इसके साथ में आपके हैगस्टैंड एवं चोरले, ये भी संबंधित हो जाएंगे मात्रात्मक क्रांति से। तो ये आपका जो सी और ई है, फोर्थ ऑप्शन जो है वो गलत सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने मानववादी भूगोल के पक्ष में विचार रखे थे? सोजाने स्मिथ ने, यीफू तोआन ने, या फिर शेफर ने? विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर
आगुड द ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी, पता है किसने रखे थे? सोजा ने, यीफुतवान ने, स्मिथ ने या फिर सेफर ने। तो यहाँ पे देखिए आप लोग नाम याद रखेंगे, अभी आप लोगों ने पढ़ा भी था यीफुतवान का। ठीक है, किसका नाम याद रखेंगे? यीफुतवान का। इन्होंने ही सबसे पहले इसके पक्ष में विचार रखे थे, इस शब्द का भी इन्होंने शुरुआत की थी। इसके बाद में ब्लॉन्स ने इसको आगे बढ़ाया था, अन्य अन्य देशों तक इसको पहुंचाया था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा यूनानी विद्वानों का सही कालक्रम है? इराटास्निस, पोसिडोनियस, हिकेटियस, हिपार्चस। Which among the following is correct chronological order of Greek scholars? Eratosthenes, Posidonius, Hecataeus and Hipparchus। कौन से यहाँ पर सही हो जाएंगे आप लोगों को बताने हैं। करिए इनके कालक्रम का विभाजन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए इनका अगर विभाजन देखें, यूनानी विद्वान है एराटोस्थेनीज, पोसिडोनियस। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आते हैं आपके कौन? हिकेटियस आएंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे आपके हिकेटियस आते हैं, और हिकेटियस के बाद में एराटोस्थेनीज आएंगे। इराटोस्थेनीज के बाद में आते हैं आपके हिपार्चस, और इसके बाद में आपके आते हैं पोसिडोनियस। अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो ये आपके पहले नंबर पर हो जाएंगे। सी फर्स्ट पर आता है तो एक ही से सही हो रहा है, ए से करेक्ट हो जाएगा। तो आपका ए ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। सूची एक का सूची दो से मिलान करना है। पी नॉक्स, एच फिंच, एमरिस जॉस एवं जॉन आयल्स, ए अहमद, जे एम रोमेस्टीन। पुस्तक दी गई है द कल्चरल लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, अर्बन सोशल ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन टू सोशल ज्योग्राफी। यहाँ पे इंग्लिश में भी वही नाम दिए गए हैं। अब इनको आप लोगों को बताना है कौन सा सही मैच है कैसे करके। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देखिए जो पिनॉक्स एवं पिंच है इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक थी, उसका नाम था अर्बन सोशल ज्योग्राफी एंड इंट्रोडक्शन। तो अगर आप लोग ए का थर्ड करते हैं तो एक से ही आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी होते हैं, अगर आपको एक भी आ रहा है तो भी ज्यादातर आपके सॉल्व हो जाते हैं। हाँ, बहुत कभी कभी हो जाता है कि उसमें सिर्फ एक का भी आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, तो कभी कभी हो भी जाता है, लेकिन ज्यादातर आप लोगों ने अभी जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसमें एक से ही हो रहा था। तो ये वाले काफी इजी होते हैं। एमरिस जॉस एंड जॉन ऑयल्स के द्वारा लिखी गई थी एन इंट्रोडक्शन टू सोशल ज्योग्राफी, फोर्थ हो जाएगा। और ए अहमद के द्वारा लिखी गई थी सोशल ज्योग्राफी, एंड जो जे एम रूबेस्टीन है द कल्चरल लैंडस्केप एंड इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन ज्योग्राफी, इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। निम्न किसमें से किन विद्वानों ने संभववाद की विचारधारा को मजबूती से समर्थन किया था? बताइए किसने किया था संभववाद की विचारधारा को मजबूती से, छेनी हथौड़ा लेकर के? बताइए किसने किया था? रेडजेल और रिटर ने किया था, ब्रूंस और सावर ने, फेवरे और ब्लॉन्स ने, सावर और हटिंगटन ने, सैंपल और रेडजेल ने। तो यहाँ पे देखिए जो नाम आते हैं संभववाद में, तो ब्लॉन्स को तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, ब्लॉन्स को तो कैसे भी नहीं भूलेंगे। बी होगा ही होगा, अगर बी होगा तो ये गया, दो बच्चे। रेडजेल और रिटर तो नहीं होंगे। ठीक है, तो ये आपका गया। अब बी और सी बचे तो ब्रूंस रहा, साबर रहे, फेब्रे और ब्लॉन्स रहा। ठीक है, बी और सी दोनों ही क्या हो जाएंगे यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ब्लॉन्स जो थे फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, सभी लोगों को पता होगा। और इन्होंने ही क्या किया था, संभववाद को बहुत आगे तक बढ़ाया था। और भी इसमें नाम आप लोग याद रख सकते हैं, जैसे जो डिबांजिया हैं ये भी आपके क्या हो जाएंगे, संभववाद से ही संबंधित हैं। चलिए आगे बढ़िए। और जो संभववाद का सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? लुशियन फेब्रे के द्वारा। ये जो नाम दिया गया है यहाँ पे, फेब्रे के द्वारा इनका प्रयोग किया गया था। और इसके बाद में आगे बढ़ाया था ब्लॉन्स महोदय ने। ठीक है, आगे बढ़िए। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे बुक्स दी गई हैं। 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी, इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिक इन्वायरमेंट, ज्योग्राफी इन द
20th सेंचुरी मैन एंड नेचर गिरफिट टेलर के द्वारा लिखी गई है, टी डब्ल्यू फ्रीमैन के द्वारा, ईसी सैम्पल के द्वारा, जीपी मार्स के द्वारा। तो यहाँ पे देखिए जो पुस्तकें हैं, 100 ईयर ऑफ ज्योग्राफी, ये लिखी गई है टी डब्ल्यू फ्रीमैन के द्वारा, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। अगर आप लोगों ने फिर से ऑप्शन लगाया हो तो गया 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 और ये आ गया आंसर। इसके बाद भी इन्फ्लुएंस ऑफ ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट, ये लिखी गई है इसी सैम्पल के द्वारा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, ये लिखी गई है आप लोगों के गिफिट टेलर के द्वारा, और मैन एंड नेचर ये जीपी मार्स के द्वारा लिखी गई है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। इलस्ट्रेशन ऑफ द हर्टेनियन थ्योरी ऑफ द अर्थ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स हटन के द्वारा, बोमेन के द्वारा, बाइडल डी ला ब्लॉन्स के द्वारा, या फिर जॉन प्ले फेयर के द्वारा? किसके द्वारा ये वाली पुस्तक लिखी गई है? फटाफट से बताइए, आंसर कीजिए। चलिए, तो जो आपकी इलस्ट्रेशन ऑफ द हर्टेनियन थ्योरी है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स हटन के द्वारा लिखी गई है। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ये आ, दिमाग से निकल गया, जेम्स हटन के द्वारा ये थोड़ी ना लिखी गई है, ये लिखी गई है जॉन प्लेफेयर के द्वारा। ठीक है, जॉन प्लेफेयर के द्वारा ये वाली पुस्तक लिखी गई है, जेम्स हटन के द्वारा नहीं लिखी गई है। बोलने में क्या, दिमाग में कुछ और चल रहा था, बोल कुछ और रहे हैं। चलिए आगे बढ़े। निम्नलिखित में से किसमें त्रिकोणमिति के सिद्धांत दिए गए हैं? रेहला में, ज्योग्राफी जर्नलिस्ट में, सूर्य सिद्धांत में, या फिर एंथ्रोपो ज्योग्राफी में? तो किसमें इसके विचार दिए गए हैं, बताइए। यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सूर्य सिद्धांत में। त्रिकोणमिति के सिद्धांत किसमें दिए गए हैं? सूर्य सिद्धांत में ये इसके विचार दिए गए हैं, तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसे सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान तथा जल आधारित ब्रह्मांड विज्ञान के लिए याद किया जाता है? थेल्स को, होमर को, अलेक्जेंडर को, या फिर हिकेटियस को? किसको याद किया जाता है सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान के लिए और ब्रह्मांड विज्ञान के लिए? तो यहाँ पर जो याद किया जाता है वो थेल्स महोदय को किया जाता है, सूर्य ग्रहण के पूर्वानुमान के लिए और ब्रह्मांड विज्ञान के लिए। तो ऑप्शन ए आप लोगों का क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने ही क्या बताया था, जो पृथ्वी है उसको एक तस्तरी नुमा थाली के तरीके से बताया था, और ये जो पृथ्वी है, जो महासागर इस पर तैर रही है, क्योंकि महासागर लिक्विड फॉर्म में है और ये आपके प्लेट फॉर्म में है, इसलिए ये तैर रही है। तो इनको भी आप लोग याद रखिएगा। इन्होंने एक तारीख दी थी सूर्य ग्रहण को, 28 तारीख दी थी, 585 ईस्वी को घोषित की थी। ये भी इनका कहीं तक ठीक रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी के शब्द था ज्योग्राफी का, इसमें से जीई शब्द को छोड़ने का आरोप किस पर लगाया जाता है? ठीक है, ज्योग्राफी में से जी हटा दिया, ओग्राफी रहने दिया, किसने हटा दिया था? ये आप लोगों से पूछा गया है। यहाँ पे नाम दिए गए हैं, गुयॉट ने, रिटर ने, हर्टसोन ने, या फिर हमबोल्ट ने। तो ये जो आरोप लगाया था वो छोड़ने का आरोप किस पर लगाया था? हर्टसोन पर। सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। क्वेश्चन 50 से ज्यादा करने हैं, फिर जो सेशन है वो लंबा हो जाता है। स्थलीय समग्र का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विशेषज्ञ ने दिया था? हर्टसोन ने, बिलॉस ने, आर बी मिश्रा ने, या फिर आर एल सिंह ने? द प्रिंसिपल ऑफ टेरेस्ट्रियल होल वॉज एडवोकेट बाई विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपर्टीज? हर्टसोन, ब्लॉन्स, लिटर एवं हमबोल्ट? किसके द्वारा दिया गया था ये स्थलीय समग्र का सिद्धांत? तो ये दिया गया था किसके द्वारा? ब्लॉन्स महोदय के द्वारा। टेरेस्ट्रियल होल का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था? ब्लॉन्स महोदय के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्या है, जो जर्मन भूगोलवेत्ता थे उन्हीं की तरह पार्थिव एकता में विश्वास रखता है, इसी तरीके का सेम जैसा ही है। आगे बढ़िए।
भौगोलिक चिंतन में चीन के योगदान के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? चीन के विद्वानों ने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्र कला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया था। उन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। उन्होंने पता लगाया कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है, जबकि समकालीन मानचित्रों में इसका शीर्ष सदैव पूरब की ओर दर्शाया गया है। उनका मत था कि भूगोल का संबंध अलग अलग पौधों से नहीं बल्कि पौधों और जीवों के आवरण से है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट चाइनीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू ज्योग्राफिकल थॉट? Chinese scholar was first developed a scientific method of cartography based on a rectangular coordinate system. They were the first who put forward the idea of the periodic nature of the monsoon. They recognized that Africa was a southward point triangle, whereas contemporary map it was always represented as a point eastward. They appointed that geography is not concerned with the individual plants but rather with the plant and animal covers. यहाँ पे ऑप्शन आप लोगों को नीचे दिए गए हैं, कौन से सही हो जाएंगे ये आप लोगों को बताना है चाइनीज स्कॉलर्स के बारे में। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि जो चीन के विद्वान थे, इन्होंने आयताकार निर्देशांक प्रणाली के आधार पर मानचित्र कला की वैज्ञानिक विधि को सबसे पहले विकसित किया था। तो ये इन्होंने चाइनीज के बारे में बिल्कुल सही कहा है। ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ए करेक्ट है तो आपका ये दोनों तो चले। अब इसके बाद में चलते हैं, उन्होंने मानसून की आवधिक प्रकृति का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था, तो ये आप लोगों का क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा, यानी कि बी हट जाएगा, तो बी ये गया। उन्होंने पता लगा कि अफ्रीका त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष दक्षिण की ओर है, लेकिन आज के टाइम में पर देखें तो इसका शीर्ष कहाँ पे रहता है, पूरब की ओर रहता है। ये भी इनके द्वारा कहा गया, तो सी ऑप्शन भी सही हो जाएगा। तो जो आपका ए और डी करेक्ट है, सॉरी ए और सी करेक्ट है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। विचार परक यहाँ पे दिए गए हैं, थिंकर्स दिए गए हैं और उनके योगदान दिए गए हैं। सेफर के द्वारा, राइट के द्वारा, बंगे के द्वारा, हेटनर के द्वारा। इन्होंने जनता के लिए योजना की बजाय जन सहयोग के साथ में योजना बनाई थी। चलिए इनको देख लेते हैं किसने क्या किया था। सेफर को अगर आप लोग जाने तो इन्होंने क्या किया था, परिघटनाओं के स्थानिक वितरण के लिए नियमों का प्रतिपादन किया, इसकी तरफ में ध्यान आकर्षण किया था। तो ये सेफर के द्वारा किया गया था। ए का फोर्थ अगर आप लोग करते हैं तो फिर से आप लोगों का एक ही से ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, लेकिन और भी देख लेते हैं। राइट ने दिया था जियोसॉफी। ठीक है, जियोसॉफी किसके द्वारा दिया गया था वर्ड, ये राइट के द्वारा दिया गया था। विलियम बुंगे को आप लोग याद करते हैं, जनता के लिए उसने योजना के बजाय जन सहयोग के साथ में योजना, ये किसके द्वारा कहा गया था, बुंगे के द्वारा कहा गया था। फर्स्ट हो जाएगा। हेटनर बचे, हेटनर का कहना था वितरण के विज्ञान के रूप में भूगोल की आलोचना की थी, तो ये हेटनर के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित उपागमों को कालानुक्रम में रखना है, नारीवाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद, निश्चयवाद। चलिए रखिए इनको। नारीवाद, मात्रात्मक क्रांति, व्यवहारवाद और निश्चयवाद। तो इसका जो कालानुक्रम सही होगा अगर आप लोग जाने इसको, तो ये आप लोगों का देखिए, सबसे पहले आपका आता है इसमें निश्चयवाद आता है। ठीक है, निश्चयवाद ही सबसे पहले आएगा ना, तो अगर आप लोग इसको भी देखें तो वो एक से करेक्ट हो रहा है। इसके बाद में निश्चयवाद आता है, निश्चयवाद के बाद में आप लोगों का मात्रात्मक क्रांति आती है। मात्रात्मक क्रांति के बाद में आप लोगों का आता है व्यवहारवाद और इसके बाद में नारीवाद आता है, सबसे एंड में आता है ये। तो सी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, ज्योग्राफिकल ट्रिटीज की जो 17 वॉल्यूम बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई थी, टॉलेमी के द्वारा, बीट्स के द्वारा, स्ट्रैबो के द्वारा या फिर जेरोम के द्वारा। हु वॉज द ऑथर ऑफ 17 वॉल्यूम ऑफ ज्योग्राफिकल ट्रिटीज, टॉलेमी, बीट्स या फिर स्ट्रैबो या जेरोम? तो किस कौन थे इसके, तो यहाँ पे आपका
सी ऑप्शन स्ट्रेबो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। एराटास्नीज और हिप्पार्कस के द्वारा पृथ्वी के आकार, आकृति और परिधि के बारे में वैज्ञानिक प्रेक्षण निम्नलिखित में से किस स्थान पर किए गए थे? तनायस पर, टायरस पर, एबिडोस पर या फिर अलेक्जेंड्रिया पर? एराटास्नीज से और इनके द्वारा जो भी प्रयोग किए गए थे, इससे कई बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। अभी जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उससे भी एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें भी इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें उसका जो आंसर था अलेक्जेंड्रिया ही था, लेकिन इससे थोड़ा सा अलग था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? अलेक्जेंड्रिया हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानवतावादी भूगोलवेत्ता नहीं है? त्वान किर्क, क्रोप्टनिक, स्ट्रैबो। कौन से नहीं होंगे बताइए यहाँ पे? तो जो स्ट्रैबो हैं ये क्या होंगे आपके? मानवतावादी नहीं है। बाकी के त्वान है, किर्क है, क्रेप्टनिक है, ये सभी क्या हो जाएंगे? मानवतावादी भूगोलवेत्ता हो जाएंगे। आगे बढ़िए। खेतों की वास्तविक श्रम उत्पादकता की तुलना तार्किक आर्थिक व्यक्तियों के रूप में कार्यरत किसान के द्वारा निर्णय प्रक्रिया को अनुकूलित करके प्राप्त की जा सकने वाली उपलब्धि के साथ की गई थी। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने यह अध्ययन किया था? राइट ने, वाइट ने, किर्क ने या फिर बोलपर्ट ने? द एक्चुअल लेबर प्रोडक्टिविटी ऑफ फार्म वर्क कंपेयर्ड विद what could have been achieved under optimization. Decision making by the farmer acting as rational economic person, which of the following geographer conduct this study? Right, White, Kirk या फिर बॉलबर्ट? किसके द्वारा ये वाली स्टडी की गई थी? तो ये जो स्टडी की गई थी खेतों की वास्तविक श्रम उत्पादकता की तुलना, ये बॉलपर्ट के द्वारा की गई थी। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक और लेखक का युग्म सुमेलित नहीं है? ह्यूमन ज्योग्राफी वेलफेयर अप्रोच डीएम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर डेविड हार्वे के द्वारा लिखी गई है। रेडिकल ज्योग्राफी आर पीट के द्वारा लिखी गई है। ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री ये लुशियन फैब्रिक के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफर्स ये डेविड हार्वे के द्वारा बता रहा है। यही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी के ह्यूमन ज्योग्राफी ये डीएम स्मिथ के द्वारा सही है। रेडिकल ज्योग्राफी आरपीट के द्वारा सही है। बी ऑप्शन आप लोगों को क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, वही सही है। स्थानिक विश्लेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? अवस्थिति विश्लेषण में मात्रात्मक प्रविधियों के प्रयोग को स्थानिक विश्लेषण कहा जाता है। यह प्रत्यक्षवाद के दर्शन से संबंधित नहीं है। स्थानिक विश्लेषण के अनुप्रयोग से प्राप्त सामान्यीकरण दिशा, दूरी और संयोजन पर आधारित होता है। यह भूगोल में निश्चयवाद उपागम के कारण लोकप्रिय हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट ट्रू अबाउट स्पाशियल एनालिसिस? The application of quantitative technique in locational analysis is known as spatial analysis. It is not associated with the philosophy of positivism. The generalization arrived at with the application of spatial analysis is based on direction, distance, and connection. It got popularity due to deterministic approach in geography. तो बताइए क्या सही है स्थानिक विश्लेषण के बारे में? यहाँ पे कह रहा है कि अवस्थिति विश्लेषण में मात्रात्मक प्रविधियों के प्रयोग को स्थानिक विश्लेषण कहा जाता है। ये ऑप्शन आप लोगों का गलत हो जाएगा। यह प्रत्यक्षवाद के दर्शन से संबंधित नहीं है, ये सही है। स्थानिक विश्लेषण के साथ में अनुप्रयोग से प्राप्त सामान्यीकरण दिशा, दूरी और संयोजन पर आधारित होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यह भूगोल में निश्चयवाद उपागम के कारण लोकप्रिय हुआ है, ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा? बी और डी करेक्ट है, जो कि सी में दिया गया है। आगे बढ़िए। भौगोलिक चिंतन पर डार्विन के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये आप लोगों को बताना है। चलिए, जेम्स हटन ने भूआकृति विकास में एकरूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि फ्लूअर ने नस्लों, राज्यों, शहरों से संबंधित अपने अध्ययन में संघर्ष और चुनाव अवधारणा का उपयोग किया था। तीसरा यहाँ पे ये कह रहा है
अटोल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्यों और समय के साथ में जैविक प्रजातियों के धीरे धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना अपवर्तन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। तीसरा यहाँ पे कह रहा है आप लोगों से, स्टुडर्ट ने मनुष्य पर पर्यावरण के प्रभाव का आकलन करने के लिए शारीरिक क्रियात्मक अध्ययन की आवश्यकता पर जोर दिया था। बताइए आपका क्या सही होगा, फटाफट से आंसर कीजिए। इंग्लिश में भी देख लीजिए इनको, आप लोग पढ़िए इसको। क्या सही हो जाएगा इसका बताइए फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पर देखिए ये कहा गया है कि जो जेम्स हटन है इन्होंने भूआकृति विकास में एक रूपतावाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बिल्कुल सही है, जेम्स हटन के द्वारा दिया गया था यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, और तो ये आपका ए सही है, ये गया। फ्लूअर ने नस्लों, राज्यों, शहरों से संबंधित अपने अध्ययन पर संघर्ष और चुनाव अवधारणा का प्रयोग किया था। ये उनके द्वारा नहीं किया गया था, स्टूडेंट के द्वारा ये शायद किया गया था। एटॉल की उत्पत्ति के बारे में डार्विन के कार्य और समय के साथ साथ जैविक प्रजातियों के धीरे रूपांतरण के विचार ने डेविस को अपना अपवर्तन चक्र का सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया गया था। तो ये ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये ऑप्शन भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही है, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। आगे बढ़िए। चुनावी अध्ययन में भौगोलिक अभिरुचि के मुख्य बिंदुओं को निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रतीकों का भूगोल, ज्योग्राफी और सिंबल्स, मतदान का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग, मतदान अंतराल का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मार्जिन ऑफ वोटिंग, मतदान पर भौगोलिक प्रभाव, प्रतिनिधित्व का भूगोल। तो यहाँ पर देखिए कौन है जो कि चुनावी अध्ययनों पर भौगोलिक अभिरुचि के प्रति मुख्य बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, ये आप लोगों को बताना है। तो चलिए इनको बता देते हैं। तो यहाँ पे जो मुख्य बिंदु हो जाएंगे वो हो जाएंगे आप लोगों के, मतदान का भूगोल हो जाएगा, ज्योग्राफी ऑफ वोटिंग्स हो जाएंगी। इसके बाद में मतदान का अंतराल का भूगोल, ये नहीं होगा इसमें। मतदान पर भौगोलिक प्रभाव भी हो जाएगा और प्रतिनिधित्व का भूगोल हो जाएगा। बी, डी और ई हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। फसल संयोजन, क्रॉप कॉम्बिनेशन एनालिसिस दिया गया है। एकाकी राज्य, आइसोलेटेड स्टेट दिया गया है। मध्यवर्ती अवसर, इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटीज दिए गए हैं। अनुक्रमिक अधिनिवासन, सीक्वेंट ऑक्यूपेंस, विद्वान दिए गए हैं, किसके द्वारा क्या दिया गया था, कौन से कार्य किसके द्वारा किए गए थे। ठीक है, तो चलिए इनको लगा लेते हैं। यहाँ पे आता है आपका फसल संयोजन, ये दिया गया था जेसी वीवर के द्वारा। एक अगर आप लोग फोर्थ लगाते हैं तो दो हट जाएंगे। एकाकी राज्य जो आइसोलेटेड स्टेट है ये किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था आप लोगों के बॉन धुतेन दिया गया, यहाँ पे थ्यूनेन है। ठीक है, इसको लिख लीजिए। एकाकी राज्य किसके द्वारा दिया गया था, बॉन थ्यूनेन के द्वारा दिया गया था। तो बी का यहाँ पे आप लोग थर्ड करते हैं, बी का थर्ड दोनों में दिया गया। चलो ये आपको थोड़ा सा इसमें घुमा सकता है। मध्यवर्ती अवसर, इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी, ये किसके द्वारा दिया गया था, स्टोपर के द्वारा या फिर विटलसी डी के द्वारा। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो किसके द्वारा दिया गया था, ये स्टोफर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पर सी का फर्स्ट हो जाएगा। अनुक्रमिक अधिनिवासन दिया गया था, ये दिया गया था डी विटलसी के द्वारा। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। सूची एक को सूची दो से मिलाना है। यहाँ पे विशेषज्ञ दिए गए नॉर्टन, ले, किमले, स्टुडर्ट, और इन्होंने कौन से कथन दिए गए थे, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। तो इसको आप लोग सिंपल इनके कथनों को एक पेज में लिखेंगे, उसको बार बार रिवीजन करेंगे चलते फिरते, जब कभी आपको टाइम मिल जाए सामने चिपका लेना, उनको पढ़ते जाइएगा। अगर याद आ गया तो ठीक है, नहीं तो ये सब लोगों के लिए कठिन होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए जो नोटन है, नोटन के द्वारा या फिर जो प्रादेशिक भूगोलवेत्ता शायद ऐसे क्षेत्र जिनका महत्व तो नहीं है कि सीमाओं का निर्धारण करने का प्रयास कर रहे हैं जिनका अस्तित्व नहीं है, ये कहा गया था किम्बले के द्वारा। ठीक है, ए का हो जाएगा थर्ड, गए गए गए, मिल गया आंसर। ठीक है, अब देख लीजिए। विसरण विश्लेषण का नवाचार शायद ऐतिहासिक भूगोल के बाहर
भूगोल में समय को सबसे सफलतापूर्वक शामिल किए जाने को दर्शाता है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये कहा गया था नॉर्टन के द्वारा। भौगोलिक समस्याओं को पहचानना शायद उनका समाधान करने के लिए है। ये किसके द्वारा कहा गया था? ये स्टुडर्ट के द्वारा कहा गया था। ऐतिहासिक प्रक्रिया जीवन पद्धति के रूप में भूदस्यों को संरक्षित करने के लिए आधार प्रदान कर सकती हैं। तो ये भी आप लोगों को कहा गया था ले के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़िए। ये इसका इंग्लिश में दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका जो सही आंसर था वो फर्स्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित नियमों, संकल्पनाओं, सिद्धांतों को भूआकृति विज्ञान में उद्गम में कालानुक्रम पुरातन से अद्यतन में व्यवस्थित कीजिए। समरूपता का सिद्धांत, गतिक संतुलन सिद्धांत, डाई आकृतिक विश्लेषण, डाइमॉर्फोलॉजिस एनालिसिस, भौगोलिक आवर्तन चक्र। तो इनको आप लोग कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले समरूपता का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटेनिज्म यानी कि एक रूपतावाद का सिद्धांत आया था, ये 1755 के करीब में आया था। तो ए ऑप्शन सबसे पहले होगा, 3 में दिया गया है, एक कटेगा। इसके बाद में आता है आपका गतिक सिद्धांत आता है, ये भी आपका इसके बाद में आता है। डाई आकृतिक विश्लेषण ये पेंग के द्वारा दिया गया था, ये इनके बाद में आता है। और भौगोलिक अपवर्तन चक्र, नहीं नहीं नहीं, गतिक सिद्धांत बाद में आया है, भौगोलिक अपवर्तन चक्र पहले आया है, इनके बाद में आप लोगों का आता है डाई आकृतिक विश्लेषण आता है। तो इसके बाद में आपका आएगा ए डी सी बी, इस तरीके से होगा ए डी सी बी, सी ऑप्शन में दिया गया है, सी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित प्रकाशनों को कालानुक्रम में रखना है। द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, एक्सप्लेनेशन इन ज्योग्राफी। इनको भी चलिए कालक्रम में रखना है, कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, इसको रखना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहले आती है क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन है, बी हो जाएगा। क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, ठीक है, बी अगर आप लोग करते हैं तो एक ही से सही हो रहा है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। उसके बाद में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज आता है, द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, एक्सप्लेनेशन विद ज्योग्राफी। तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रसिद्ध पुस्तक थी मुकदमा, इसके लेखक कौन थे? इब्न बतूता, अल बैरूनी, अल एदरसी या फिर इब्न खल्दून। तो अभी अपन लोगों ने इसके बारे में जाना था, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्न खल्दून के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक, डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। भूगोल के संदर्भ के साथ में फर्डिनांड द सॉसर का संबंध है? प्रत्यक्षवाद के साथ में, व्यवहारवाद के में, नारीवाद के में या फिर संरचनावाद के में? विच पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी इज एसोसिएट विद फर्डिनांड दी सॉसर? किसके साथ में इनका है? तो इनका देखिए जो संबंध है ये संरचनावाद से है, स्ट्रक्चरलिज्म से है। चार्जर तो मैंने शुरू में ही लगा के रखा था, बटन ऑन करना भूल गई। चलिए आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन से युग्मों का मिलान सही नहीं है? कार्ल रेटर महाद्वीपीय अवधारणा दी गई थी, अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट के द्वारा उद्देश्यवादी उपागम दिया गया था, ऑस्कर फेशल के द्वारा दास ऑस्ट्रेलिया लिखी गई थी, बारेनियस के द्वारा क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन, इमैनुअल कांट के द्वारा खगोल प्रकृति का सामान्यतः इतिहास दिया गया था। किसका मिलान सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए आपको दो नाम देखने को मिल रहे होंगे, ऑस्कर पेशेल है जिनके द्वारा लिखी गई थी दास ऑस्ट्रेलियन, ये सही हो जाएगा। अगर सी में सही करेंगे तो ये गया, दो बचे। इसके बाद में क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन बरेनेस के द्वारा बता रहा है, तो ये आपका कथन गलत हो जाएगा। इमैनुअल कांट के द्वारा यहाँ पे खगोल प्रकृति का सामान्य इतिहास बता रहा है, तो ये सही हो जाएगा। सी और ई दोनों करेक्ट हैं, जो डी ऑप्शन में दिए गए हैं ये आप लोगों का डी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या प्रत्यक्षवाद की विशेषता है? तत्व मीमांसा, अनुभववाद, मानकीय मूल्यवाद, वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण। क्या है यहाँ पे प्रत्यक्षवाद की विशेषता? तो देखिए जो प्रत्यक्षवाद की विशेषता हो जाएगी उसमें आप लोगों को दो शामिल किए जाएंगे। इसमें अनुभववाद किया जाएगा, एक्सपीरियंस जो आपका होता है एम्पिरिसिज्म, ये इसमें शामिल किया जाएगा। और दूसरा यहाँ पे शामिल किया जाएगा, मानकीय मूल्य नहीं होगा, यहाँ पे किया जाएगा वैज्ञानिक नियमों का एकीकरण किया जाएगा। ठीक है,
तो बी और डी यानी कि ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो रहा है। आगे बढ़िए। सूची एक के साथ में सूची दो को मिलान करना है। गोलार्ड नेल्सन, ए ई डगलस, चार्ल्स एल्टन, अर्नेस्ट हेकल। इनकी अवधारणा दिए गई हैं पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी निकेत, पृथ्वी दिवस और वृक्ष कालानुक्रम। किसके द्वारा क्या दिया गया था, ये आप लोगों से पूछा गया है। चलिए इनको लगा लेते हैं। गोलार्ड नेल्सन है, इनके द्वारा दिया गया था क्या, पृथ्वी दिवस। ठीक है, पृथ्वी दिवस किसके द्वारा दिया गया था, गोलार्ड नेल्सन के द्वारा। एक अगर आप लोग थर्ड करते हैं तो ये गया, ये गया और ये गया, और ये आ गया आप लोगों का आंसर। ए ई डगलस के द्वारा दिया गया था क्या, वृक्ष कालानुक्रम, डेंड्रोक्रोनोलॉजी दिया गया था, तो बी का यहाँ पे 4 हो जाएगा। चार्ल्स सेल्टन के द्वारा दिया गया था क्या, पारिस्थितिकी निकेत दिया गया था, और अर्नेस्ट हेकल के द्वारा पारिस्थितिकी विज्ञान दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सी करेक्ट हो जाएगा। अध्येता के नाम दिए गए हैं और उनकी सिद्धांत दिए गए हैं, सैडलर, रिकार्डो, थॉमसन और स्टोपर। कौन से अध्येता के द्वारा या फिर कौन से स्कॉलर के द्वारा कौन से जनसंख्या, सॉरी जनसंख्या कह रही हूँ, सिद्धांत दिए गए थे या मॉडल दिए गए थे। तो यहाँ पे देखिए सैडलर को आप लोग जानते हैं, इनके द्वारा कौन सा मॉडल दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था प्रजनन दर घनत्व के साथ में प्रतिलोमन भिन्न होती है, सैडलर के द्वारा कहा गया था। एक अगर यहाँ पे आप लोग थर्ड करते हैं तो ये गया और ये गया और ये गया, आंसर इसमें आ गया आप लोगों का सी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर रिकार्डो की देखें, रिकार्डो ने दिया था क्या, अर्थव्यवस्था पर जनसंख्या वृद्धि का शुद्ध प्रभाव, ये रिकार्डो के द्वारा कहा गया था। थॉमसन के द्वारा दिया गया था क्या, जनसांख्यिकी संक्रमण मॉडल, ये थॉमसन के द्वारा और नोटेस्टीन के द्वारा दिया गया था। स्टोपर के द्वारा मध्यवर्ती अवसर दिया गया था, इंटरविनिंग अपॉर्चुनिटी मॉडल, ये स्टोफर के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोगों का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, इसको ही आप लोग आंसर मान लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। ये सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो इसको आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।